अब आ गए बेटा हम किस पर, हम आ गए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन पर, कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो है वो क्या होती है। तो अब हम कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे भैया, जब किसी भी रिएक्शन का रेट एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, किसी भी रिएक्शन का जब रेट केवल एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तब हम उसे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कहते हैं। when the rate of reaction depends only on the one concentration term of reactant, केवल एक ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर जब डिपेंड करता है तब उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। जैसे A गिव्स अस प्रोडक्ट, इस रिएक्शन की रेट केवल किस पर डिपेंड कर रही है, A पर डिपेंड कर रही है। जैसे H2O2 गिव्स अस H2O प्लस हाफ O2, किस पर डिपेंड कर रही है, केवल एक पर डिपेंड कर रही है। हमेशा याद रखिएगा जब भी वाटर आता है रिएक्शन में, H प्लस आयन आता है, OH माइनस आयन आता है या लार्ज क्वांटिटीज आती हैं, तब हम उन्हें रिएक्शन के ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड एवरीथिंग विच इज इन एक्सेस इन द रिएक्शन आर नॉट टेकन इन कंसिडरेशन। जैसे मैंने बात की इस रिएक्शन की, मुझे दिख रहा है कितने ऑर्डर किया है, 2 ऑर्डर किया है, लेकिन मैंने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होता है, कांस्टेंट। तो देखिए ये इसका रेट लो है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, 1। जैसे 2A गिव्स अस B मेरे पास है, अब मुझे दिख तो रहा है कि यार रिएक्शन जो है वो A और B 2 हैं, लेकिन A किस में है, A है लार्ज अमाउंट में, A लार्ज अमाउंट में है तो कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट कंसिडर्ड। इसका मतलब ऑर्डर केवल किस पर डिपेंड करेगा, रेट केवल किस पर डिपेंड करेगी, बी पर, और बी पर पार क्या होगी, 1। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। N2O5 का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, Cl2O7 का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, रेट लो। और बेटा रेट लो एक्सपेरिमेंटल है, हम नहीं लिख सकते, बताया जाता है। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। आपने क्या कर दिया, एक रिएक्शन ले ली, A गिव्स अस प्रोडक्ट। इनिशियली हमारे पास क्या था, T इज इक्वल टू 0 पर A का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो A था, और प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 0 था। कुछ समय के बाद A हो गया A माइनस एक्स और प्रोडक्ट हो गया X। तो बेटे हमने केमिकल काइनेटिक्स में जो पढ़ लिया था वो लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ पढ़ लिया था। साथ ही हमने बात की थी कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ऑर्डर को हम विदाउट रेट लॉ जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग द ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन वी मस्ट राइट इट्स रेट लॉ, हमें उसका रेट लॉ लिखना पड़ेगा, और रेट लॉ में द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स प्रेजेंट इन द रेट लॉ विल गिव अस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू राइट द रेट लॉ फॉर एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ कैसे लिखा जाए। तो किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ मैं तभी लिख सकता हूं जब मुझे उसका मैकेनिज्म दे रखा हो, और किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, यानी कि फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द मेथड टू राइट रेट लॉ इज कॉमन। रेट लॉ लिखने का तरीका सेम ही होता है। कैसे करते हैं उसे वो हम चर्चा करते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है, और वो जो मेन रिएक्शन है हमारे पास वो है ये, जिसमें हमने देखा कि ओजोन जो है वो आफ्टर डिकम्पोजिशन हमें दे रहा है ऑक्सीजन, और इस रिएक्शन के लिए इन्होंने 2 सजेस्टेड मैकेनिज्म मुझे दे रखी हैं इन स्टेप 2। स्टेप 1 वी हैव ओजोन विच इज इन इक्विलिब्रियम विद ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन, एंड इन स्टेप 2 ओजोन व्हेन कंबाइंड विद नेसेंट ऑक्सीजन विल गिव अस व्हाट, ऑक्सीजन। एंड दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप जो उन्होंने मुझे दिया है, ये उन्होंने लिख कर दिया है, लिख कर देंगे। और इक्विलिब्रियम वाला स्टेप बेटा हमेशा बाय डिफॉल्ट मानना है कि फास्ट स्टेप होता है। द स्टेप ऑफ इक्विलिब्रियम इज फास्ट, ये आपको बाय डिफॉल्ट अपने दिमाग में रखना है। अब मैं क्या करूं, तो साहब जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि RDS। और किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जब आप रेट लॉ लिखना चाहते हैं तो आपको किसकी मदद लेनी होती है, आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की मदद लेनी होती है। चलिए, तो अब फ्रॉम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप
from rate determining step, that is step number 2, हम क्या करेंगे, रेट लॉ लिखेंगे। और रेट लॉ क्या लिखेंगे बच्चों, R is directly proportional to concentration of ozone into concentration of nascent oxygen, जिसे मैं फर्दर लिख सकता हूं R is equal to K, that is rate constant, concentration of ozone into concentration of nascent oxygen। ये मैंने लिख दिया रेट लॉ, और इसे मैंने मान लिया दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन रेट लॉ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हियर इन द रेट लॉ वी हैव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। अब मैं इस मेन रिएक्शन पर फोकस करूं बच्चों। अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर याद आ रहा होगा तो आपको यह भी याद आएगा कि सर ने हमको बताया था कि हम रेट लॉ में इन जनरल रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। We can also write the concentration of product as well as the concentration of catalyst, but we cannot write the concentration of intermediate। इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन कभी भी रेट लॉ में नहीं लिखा जाता है। रेट लॉ में हम रिएक्टेंट इन जनरल लिखते हैं, कुछ विशेष केसेस में हम प्रोडक्ट भी लिखते हैं, कैटलिस्ट भी लिखते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट कभी भी नहीं लिख सकते। इंटरमीडिएट कभी भी नहीं लिख सकते हैं। तो अब इंटरमीडिएट है तो मैं यहां लिख देता हूं, नेसेंट ऑक्सीजन इज एन इंटरमीडिएट in the reaction। Hence, we cannot write its concentration in rate law। चूंकि इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन लिखा ही नहीं जा सकता तो हम यहां पे क्यों लिखेंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें अब इस इंटरमीडिएट के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्लेस करना होगा। और इंटरमीडिएट के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्लेस करने में मेरी मदद करेगा स्टेप नंबर 1 जो कि इक्विलिब्रियम में है। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में आपको यही काम करना है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि स्लोएस्ट स्टेप से आपको सबसे पहले रेट लॉ लिखना है। उस रेट लॉ को लिखने के बाद ऑब्जर्व करना है कि क्या कहीं इस रेट लॉ में इंटरमीडिएट तो नहीं है। अगर इंटरमीडिएट नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही हमारा रेट लॉ होगा। अगर इंटरमीडिएट है तो हमें इंटरमीडिएट के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्लेस करना होगा। और हमेशा किसी भी प्रश्न में इंटरमीडिएट के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्लेस करने के लिए हमें जरूरत होती है इक्विलिब्रियम वाले स्टेप की। किस स्टेप की जरूरत होती है, इक्विलिब्रियम वाले स्टेप की। चलिए आ जाते हैं। नाउ वी हैव टू रिप्लेस इट्स वैल्यू। अब हमें इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो फ्रॉम स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि के इक्विलिब्रियम लिखेंगे। अब जब इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो आपको पता है इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये लिख दिया। Product we have oxygen and nascent oxygen, so they are in numerator, and reactant we have ozone, so it is in denominator। यहां से मैं nascent oxygen के concentration की वैल्यू लिख लेता हूं जो मेरे पास आएगी K equilibrium into the concentration of ozone into the concentration of oxygen to the power -1। Now put this value in equation number 1।
पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अब ये वैल्यू रखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या था, जो मैंने रेट लॉ निकाला था। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो मेरे पास जो रेट लॉ था वो था R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इंटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास था वो था के इक्विलिब्रियम इंटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इंटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द पावर -1। ये वैल्यू मुझे कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है। ये थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। वैल्यू पुट कर दी। देखिए वैल्यू पुट की तो मेरे पास आया R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इंटू के इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर -1। तो अब ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों का कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट होगा और वो भी रेट लॉ का ही क्या होगा, रेट कांस्टेंट। तो R इज इक्वल टू, मैंने मान लिया इट इज K डैश विच इज द रेट कांस्टेंट वंस अगेन, O3 के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू O2 के कॉन्सेंट्रेशन पर पावर -1। सो दिस इज अवर रेट लॉ। अब आप देखें क्या इस रेट लॉ में मुझे कहीं इंटरमीडिएट दिख रहा है? नहीं। मुझे रिएक्टेंट दिख रहा है? हाँ सर ओजोन रिएक्टेंट था। मुझे प्रोडक्ट दिख रहा है? हाँ सर ऑक्सीजन प्रोडक्ट था। तो देखिए मेरी वो वाली बात आपको याद आ गई होगी कि रेट लॉ में वी कैन राइट रिएक्टेंट एज वेल प्रोडक्ट एज वेल द कैटलिस्ट, बट वी कैन नॉट राइट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। हियर इट इज। अब देखें ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ओजोन had to order with respect to oxygen -1, overall order is the sum of the exponent, that is 2 plus -1 is equal to 1, is equal to 1। तो मैंने क्या देखा कि यार ओवरऑल ऑर्डर तो मेरे पास कितना आया, ओवरऑल ऑर्डर मेरे पास आया 1। फिर से मेरा स्टेटमेंट याद करें, हमने कहा था ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 3, 0 फ्रैक्शनल एंड कैन बी नेगेटिव, बट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब पार्शियल ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है लेकिन ओवरऑल ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये बात भी पता चल गई है। आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर इज -1, ओजोन के रेस्पेक्ट में इट इज 2, बट ओवरऑल ऑर्डर इज पॉजिटिव। तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है कि बताइए ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में इसका ऑर्डर क्या है, तो मैं कहूंगा इट इज -1। और यहां पर देखिए हमारे पास प्रोडक्ट भी रेट लॉ में है। अगला एग्जांपल मैं आपको जो दूंगा वो दूंगा जिसमें बेस हमारे पास क्या होगा, मतलब कैटलिस्ट जो होगा वो किस में होगा, रेट लॉ में होगा। उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपसे कहा दिस is the common method to write rate law of any complex reaction when their mechanism are given. First of all, you have to write rate law from the rate determining step, then observe if there is any intermediate. If yes, then we have to replace the value of intermediate from that step which is an equilibrium, और वहां से आप easily rate law लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात करेंगे। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या है, CH3 COOC2H5 plus water in presence of a base that is NaOH, either KOH also used,
it give us CH3 COOH साथ में C2H5OH. दिस इज द रिएक्शन वी हैव. अगर मैं इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करता हूं तो आपको लगेगा कि सर ये रिएक्शन तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि वन ऑफ द रिएक्टेंट इज वाटर, और आपने बताया था कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट लिया जाता है. मतलब दिखने में तो ये मुझे सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन लग रही है, लेकिन ये वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है. इसलिए मैं इसे क्या कहूंगा, मैं इसे कहूंगा स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. लेकिन मैं कहूंगा नहीं. नहीं, क्यों? समझे जरा. अगर मैं इस रिएक्शन में बात करता हूं तो मैंने क्या बात की, मैंने बात की कि भैया इस एस्टर ने वाटर के साथ रिएक्शन की. किसके प्रेजेंस में? इस बेस के प्रेजेंस में. और इसने मुझे क्या दिया? एसिड. आपने ये बात निश्चित रूप से सुन रखी है. आपको याद है कि जितनी भी एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं वो सभी इंस्टेंटेनियस होती हैं, सुपर फास्ट रिएक्शन होती हैं. अगर रिएक्शन में कहीं आपको एसिड और बेस दिख जाए मतलब वो रिएक्शन पलक झपकते ही हो जाएगी, आपके आदेश का इंतजार नहीं करेगी. तो जैसे ही ये एसिड CH3COOH, ध्यान से समझना, इस NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है CH3COONA और साथ में H2. अब आपने क्या देखा? आपने देखा कि यार ये जो प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो कंज्यूम हो रहा है, कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि वो इस कैटलिस्ट NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है. मैं कहूंगा हाँ, तो इससे इस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा. और अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती जाएगी. तो इस रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, इस रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए जिम्मेदार कौन है? ये कैटलिस्ट NaOH. तो जब मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा बेटा, तो मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5 into the concentration of NaOH, as NaOH is also responsible to proceeding the reaction in forward direction. फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजने के लिए NaOH भी जिम्मेदार है, क्योंकि इसी NaOH की वजह से इस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. तो अब आपने इस रेट लॉ में क्या देखा? आपने इस रेट लॉ में देखा कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो है, लेकिन साथ साथ कैटलिस्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन है. इसका मतलब ये हो गया कि एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस of ester is a second order reaction. और इससे पहले जो हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर देखा था वो था एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. और एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्यों? क्योंकि वहां पर कैटलिस्ट था एसिड. एसिड और एसिड आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, इसीलिए वो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा. तो एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज ऑलवेज अ केस ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट द एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज ऑलवेज अ केस ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. मुझे लगता है कि ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी. तो ये बातें मैं आपसे करना चाहता था कि कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखते हैं जब हमें उसका मैकेनिज्म दिया होता है. आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनका रेट केवल एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है. यूं तो कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, लेकिन हमेशा याद रखना है कि जितने भी रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस होते हैं, दे ऑल आर first order reaction. All radioactive decays or disintegration are the example of first order reaction. जैसे A gives us product, H2O2 gives us H2O plus 1 by 2O2. One reactant is there.
जैसा बताया था कि अगर वाटर है, एसिड है, बेस है या एक्सिस क्वांटिटी में हमारे पास कोई चीज़ है तो जो एक्सिस क्वांटिटी में है हम उसके कॉन्सेंट्रेशन को कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन का रेट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है, एक्सिस रिएजेंट डिसाइड नहीं करता है। जैसे इस केस की मैंने आपसे बात की थी, ये है वही एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, यानी कि ये रिएक्शन दिखने में तो मुझे दिख रही है कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी एज वी हैव टू रिएक्टेंट हियर, लेकिन एक्चुअली ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज टेकन एज कांस्टेंट, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। देखिए जैसे ये 2A एक्सिस में है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? B के साथ। अगर ये एक्सिस में है तो बेटा ये कंसीडरेबल नहीं है, नॉट कंसीडर्ड। और अगर मैं इसे कंसीडर नहीं कर रहा हूं तो आप देखिए कि इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पर डिपेंड करेगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा 1। 2N2O5 गिव्स अस 4NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन है N2O5 का डिकम्पोजिशन। दिखने में मुझे दिख रहा है कि N2O5 का जो स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो 2 है, लेकिन जब रेट लॉ में इसका लिखूंगा फ्रॉम इट्स मैकेनिज्म तो मुझे N2O5 पर पावर 1 ही मिलेगी। तो ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। हमसे पूछा जाता है ये नीट में और मेंस में कि N2O5 का डिकम्पोजिशन किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो वी हैव टू लर्न इट। फिर से बोल रहा हूं, बिना मैकेनिज्म के, बिना रेट लॉ के हम नहीं बता सकते हैं कि रिएक्शन का एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होगा, एज ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जैसे Cl2O7 का डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड का OH माइनस आयन के साथ रिएक्शन, यानी कि टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मेशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेट अस टेक अ रिएक्शन। एक रिएक्शन मैंने ले लिया, जनरल रिएक्शन। ए मुझे क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है। इनिशियली आप देखें, मैं फिर से यहां लिख देता हूं, दिस इज ए एंड दिस इज द प्रोडक्ट। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो मैंने लिया ए का वो था ए, उस वक्त प्रोडक्ट मेरे पास नहीं था। कुछ समय के बाद ए डिकम्पोज हुआ और ए एक्स में डिकम्पोज हुआ, तो प्रोडक्ट का अमाउंट मेरे पास जो बना वो बना एक्स, लेकिन ए मेरे पास बच गया ए माइनस एक्स। सो दिस इज द अमाउंट विच इज लेफ्ट एंड दिस इज द अमाउंट विच इज फॉर्म्ड here. D is the small a be the concentration of A, small a be the concentration of A at the starting, and A minus X is the concentration of A after time t. X part has been changed into the product, so the rate of the reaction after time t is equal to what? This is dx by dt is directly proportional to the concentration of the reactant. तो after time t the concentration of reactant A मेरे पास क्या था? A minus x था। तो dx by dt यानी कि rate is equal to a proportionality constant, that is rate constant K into A minus x, or it may be written as d upon A minus x is equal to K dt। तो ये मेरे पास इक्वेशन आई, dx upon A minus x is equal to K dt, and this is the equation number 1. Now what we have to do? We have to derive it. तो इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट K की वैल्यू जो मेरे पास आती है आफ्टर इंटीग्रेशन वो आती है 2.303 by t log of A upon A minus x। सॉरी, here A is the initial concentration and A minus x is the concentration after time t. इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा, K is equal to 1 by t ln A upon A minus x. It can be also written like this. लेकिन नेचुरल लॉग की वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। और आपको पता है जब नेचुरल लॉग यानी कि लॉग बेस ई को हम बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2.303।
अब मैं आ जाता हूं हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ क्या है, तो मैं सबसे पहले आपसे कहूंगा हाफ लाइफ वो टाइम है जिस टाइम में रिएक्शन 50% हो गई है, या वो टाइम जिस टाइम में रिएक्टेंट 50% डिकम्पोज हो गया है, या वो टाइम जिस टाइम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाफ टाइम वो टाइम है जिस टाइम में रिएक्शन 50% हो गई है, या रिएक्टेंट 50% डिकम्पोज हो गया है, या वो टाइम जिस टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, दैट टाइम इज कंसीडर्ड एज हाफ लाइफ। इसे हम T1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें जरा, देखिए, when T is equal to T1/2 then X is equal to A/2. How it comes? A gives us what? Product. Initially the concentration of A is A and the concentration of product is 0. After time T, the concentration of A becomes A minus X and the concentration of product become X. Now, this is the condition. हमने क्या कहा? हमने कहा कि when T is equal to T1/2, यानी कि हाफ लाइफ है, तो हमने बोला था कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा, यानी कि A माइनस एक्स इज इक्वल टू A। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? X इज इक्वल टू, सॉरी, A माइनस एक्स इज इक्वल टू X, तो मेरे पास आ गया X इज इक्वल टू A/2। X की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटे? A/2। तो मैं एक बार पहले डेफिनेशन लिखूंगा, हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ, the time by which reactant is %50 decomposed or the time by which reaction is 50% completed, reaction is 50% completed, या the time at which concentration of reactant and product becomes equal. वो टाइम जिस टाइम पर रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई है, वो टाइम जिस टाइम पर रिएक्टेंट 50% डिकम्पोज हो गया है, या वो टाइम जिस टाइम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया है, उससे मेरे पास क्या आ रहा है? X की वैल्यू A/2 आ रही है। अब इसको मैं किस में रखूंगा? K के वैल्यू में। देखिए, T हाफ इज इक्वल टू 2.303/K लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स था, X की वैल्यू मैंने रख दी A/2। तो यहां से मेरे पास आया T हाफ इज इक्वल टू 2.303/K लॉग ऑफ व्हाट? लॉग ऑफ A अपॉन A/2, दैट इज लॉग ऑफ 2। लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 2 होता है 0.3010। तो T हाफ की वैल्यू जो मेरे पास आई वो क्या आई? 2.303/K इंटू 0.3010, यानी कि 0.693/K। इसे मैं ये भी लिखूंगा बेटा, फ्रॉम दिस डाटा, जो एग्जाम में पूछा जाता है। इन जनरल जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू, T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। लेकिन मैं आपसे कहूंगा इसे आप ऐसे भी याद रखें कि T हाफ इज इक्वल टू ln2/K, natural log of 2/K, because 2.303 into log of 2 will give us what? Will give us the value of ln2, that is natural log. तो ये हमसे डायरेक्टली पूछा जाता है, ये फॉर्मूला तो हमें याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। दिस फॉर्मूला विल
हेल्प अस। और क्या हम टी हाफ में बात करेंगे ये हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो बच्चों टी हाफ की ये वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब आप देखें कि टी हाफ की वैल्यू जो मेरे पास आई थी वो आई थी 0.693/k या ln2/k। तो यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ, क्या इस फॉर्मूले में मुझे कहीं भी ये दिख रहा है कि टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है? मैं कहूँगा नहीं दिख रहा है। इसलिए हमने कहा है कि हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power 0। कभी भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करता है। और बेटा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आर नेवर गोज टू कंप्लीशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं, यानी कि T 100% इज इक्वल टू आता है इनफाइनाइट। याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ nth फ्रैक्शन। कोई भी बोलता है बताइए 1/3 के लिए, 2/3 के लिए, 3/4 के लिए हमें कितना समय लगेगा? तो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला T1/n इज इक्वल टू 2.303/k log of 1/1 minus 1/n। तो दिस फॉर्मूला यू हैव टू लर्न। यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां मैं आपको एक जनरलाइज वे बता दूंगा, एक जनरल यूनिट बता दूंगा जिससे आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट फटाफट बता सकते हैं। मेरे पास क्या था? मेरे पास था AA प्लस BB गिव्स अस प्रोडक्ट। गिव्स अस व्हाट? गिव्स अस प्रोडक्ट। इसके लिए मैंने रेट लॉ लिख दिया, R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। ठीक है जी। R इज द रेट। रेट का यूनिट आपको पता है क्या है? मोल पर लीटर, यानी कि मोल लीटर इनवर्स। K की यूनिट मुझे निकालनी है। A इज द कॉन्सेंट्रेशन, सो इट्स यूनिट इज 1 सेकेंड। The unit of rate is mole liter inverse second inverse, liter inverse second inverse. The unit for the concentration is mole liter inverse to the power A. The unit of B is also mole liter inverse to the power B. तो अब देखें आप, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू K। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं क्या? मोल लीटर इनवर्स टू द पावर A प्लस B, क्योंकि हमें पता है कि जब बेस सेम होते हैं तो पार्ट्स का सम हो जाता है। जब बेस सेम होते हैं तो पार्ट्स का सम हो जाता है। अब दिस इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट, और हमें पता है कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यानी कि A प्लस बी इज इक्वल टू वॉट? A प्लस बी इज इक्वल टू n। तो बेटा अब मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं? देखिए फिर से वही स्टेप लिख रहा हूं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू K मोल लीटर इनवर्स टू द पावर n। तो आप देखेंगे कि K की वैल्यू मेरे पास आ गई मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। सो ये मेरे पास एक जर्नल यूनिट आ गई बेटा फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, कोई भी ऑर्डर हो x y z, उसके लिए आप यहां n की वैल्यू रखेंगे और आपको उसी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए क्या मिल जाएगा? रेट कांस्टेंट का यूनिट। हियर n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।
चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे सर? क्योंकि हम तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट बताना चाहते हैं, मतलब n की वैल्यू क्या है बच्चों? 1। तो देखिए 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, बेस पर पावर 0 मेक इट्स 1, तो मेरे पास केवल यूनिट क्या आई? सेकंड इनवर्स। सो द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी व्हाट? विल बी सेकंड इनवर्स। देखिए k का यूनिट क्या है? k का यूनिट है सेकंड इनवर्स। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चर्चाएं कर लें। क्या इंपॉर्टेंट चर्चाएं हैं सर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं। ये 3 पॉइंट तो सबसे पहले मुझे मेरे दिमाग में रखने हैं, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे। अगर आपको किसी रिएक्शन का टी हाफ दिया हुआ है, मतलब हाफ लाइफ उसका दिया हुआ है, और वो आपसे कहे कि बताओ ये रिएक्शन 99.9% कितने टाइम में कंप्लीट होगी, या वो आपसे कहे ये रिएक्शन 87.5% कितने टाइम में कंप्लीट होगी, या वो आपसे कहे कि ये रिएक्शन 75% कितने टाइम में कन्वर्ट होगी, तो मैंने सीधा सीधा सा फॉर्मूला लिख रखा है। इट विल टेक 10 हाफ लाइफ फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% रिएक्शन, it will take 3 half life for the completion of 87.5% reaction, and it will take 2 half life for the completion of 75% reaction। एक बार देख लेते हैं कैसे। मेरे पास 100 ग्राम सपोज A है, ध्यान से समझिएगा। ये 100 ग्राम A एक हाफ लाइफ हो गई इसकी, तो ये कितने में कन्वर्ट हो गया? 50 ग्राम में। था कितना? 100, बचा कितना? 50। अब ये 50 फिर से एक हाफ लाइफ में फिर से 50% डिकम्पोज हो गया, मतलब कितना बचा? 25 ग्राम। ये 25 ग्राम अगली एक और हाफ लाइफ में कितने में कन्वर्ट हो गया? 12.5 ग्राम, एंड सो ऑन। इन दोनों से ही आपको ये पिक्चर समझ में आ जाएगी। अब बड़े ध्यान से समझना, इस 100 ग्राम से मैंने शुरू किया था, और ये कितना बचा? यहां 25 ग्राम बचा। 100 लिया था, 25 बचा, मतलब कितना कंज्यूम हो गया? 75। मतलब रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई है? 75। हाउ मेनी हाफ लाइफ इट इज टेकिंग? सर इट इज टेकिंग 2 हाफ लाइफ। देखिए time taken for the completion of 75% reaction is twice of the half life here। फिर से देखें, शुरुआत की थी मैंने किससे? 100 से। खत्म हुआ तो मेरे पास था 12.5। 100 लिया था, बचा कितना? 12.5, मतलब कितना कंज्यूम हो गया? 87.5। तो इस 87.5 के कंप्लीशन में इसने कितना समय लिया? सर इसने 3 हाफ लाइफ लिए, एक ये और एक ये। देख लीजिए, इट विल टेक 3 हाफ लाइफ फॉर द कंप्लीशन ऑफ 87.5% रिएक्शन। ठीक ऐसे ये रिएक्शन आगे जाती जाएगी। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस आर नेवर गोइंग टू कंप्लीशन, तो 99.9% जब होगा तो आप देखेंगे कि इट इज टेकिंग 10 हाफ लाइफ फॉर इट्स कंप्लीशन। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट्स हमारी हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो मैं यहां लिखूंगा वो लिखूंगा अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्ड आफ्टर एक्स हाफ लाइफ।
अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्ड आफ्टर एक्स हाफ लाइफ क्या करता है ये हमसे बोलता है कि किसी सब्सटेंस के डिकम्पोजिशन का हाफ लाइफ जो है वो एक स्पेसिफिक उन्होंने टाइम दे दिया। तो बोला बताओ एक दिन के बाद, एक महीने के बाद, एक सप्ताह के बाद कितना सब्सटेंस बचेगा। तो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है A इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x इंटू ए नॉट। यहां पर A क्या है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्ड। ए नॉट क्या है, इनिशियल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एक्स क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। सर नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम गिवन अपॉन टी हाफ। सपोज मैंने माना कि किसी सब्सटेंस के डिकम्पोजिशन का हाफ लाइफ 6 आवर्स है और मुझसे बोला कि बताओ एक दिन में कितने हाफ लाइफ हो जाएंगे। तो वी नो दैट देर आर 24 आवर्स इन वन डे, मतलब मुझसे 24 घंटे में पूछ रहा है। हाफ लाइफ कितना है, हाफ लाइफ है 6 आवर्स। तो बताइए 24 आवर्स में कितने हाफ लाइफ होंगे। सर ने बताया टोटल टाइम गिवन अपॉन टी हाफ, टोटल टाइम गिवन इज वन डे, दैट इज 24 आवर्स। सो 24 आवर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 6 गिव्स अस व्हाट, गिव्स अस 4। क्या देगा, 4 देगा। तो टोटल हाफ लाइफ कितनी हो जाएंगी, 4, जो मैं इस फॉर्मूले से निकालता हूं। अगेन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखिएगा। केमिकल काइनेटिक्स से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो 99% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन से ही बनते हैं। किससे बनते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन से। एक चीज मैंने आपको ये बता दी। एक और चीज जो मैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में आपको बताना चाहता हूं वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट हमसे पूछा जाता है। यहीं पर मैं आपसे वो चर्चा करता हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए बच्चों, हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का के होता है 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स। क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। अब बेटा जब मुझे ln यानी कि नेचुरल लॉग हटाना है तो मुझे एक्सपोनेंट लेना पड़ेगा। तो मेरे पास आएगा a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर kt। ये भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ऐसे कर रहा हूं रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट कर रहा हूं, मतलब मैं लिख रहा हूं a माइनस एक्स अपॉन a। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 1 अपॉन ई टू दी पावर के टी, जिसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स अपॉन ए
इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी। तो x अपॉन ए मेरे पास क्या आ रहा है, x अपॉन ए मेरे पास आ रहा है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। So this is the degree of dissociation. X upon A, amount dissociated, A is initial amount, so X by A is actually what? It is the degree of dissociation. ये मैंने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि कैसे x अपॉन ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो ये फॉर्मूला भी बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।